हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। मैं अदिति तक्यार आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल कोरिलेशन एंड ओवरव्यू। बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे क्या? हम करेंगे कोरिलेशन का थ्योरेटिकल पोर्शन, क्योंकि ग्रेजुएशन एग्ज़ाम्स में बीकॉम बीबीए के एग्ज़ाम्स में वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस फ्रॉम दीज प्रैक्टिकल चैप्टर्स एज वेल। तो आज हम कोरिलेशन चैप्टर की थ्योरी करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बेसिकली कोरिलेशन होता क्या है? कोरिलेशन रेफर्स टू द स्टैटिस्टिक टेक्निक यूज्ड इन मेजरिंग द क्लोजनेस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। बेसिकली नाम से ही स्पेसिफाइड है कोरिलेशन कि आपस में चीज़ें एक दूसरे से कितनी कोरिलेटेड हैं, दैट इज़ नोन एज कोरिलेशन। तो स्टैट्स के अंदर कोरिलेशन जो है क्या चीज़ मेजर करती है? हमारे पास सपोज 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं? 2। तो हमारे पास जैसे 2 वेरिएबल्स हैं, वी आर प्रोवाइडेड विद x एंड y, ठीक है। x और y वेरिएबल्स हैं। तो आपस में सपोज हमें पता है कि दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो कितने % आपस में रिलेशनशिप है दोनों चीज़ों के अंदर? कोरिलेशन हमें क्या बताता है? इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कितनी क्लोजनेस है। वो चीज़ हम किसकी हेल्प से डिटर्मिन करते हैं? कोरिलेशन टूल की हेल्प से करते हैं। कोरिलेशन के अंदर हमारे पास मेथड्स होते हैं, वो हम आगे वाली वीडियोस में करेंगे। जैसे हमारे पास कार्ल पियर्सन के मेथड्स हैं, हमारे पास रैंक कोरिलेशन मेथड है, हमारे पास कॉन्क्रुएंट डेविएशन मेथड है। तो इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं? कोरिलेशन को फाइंड आउट करते हैं बिटवीन दी वेरिएबल्स। तो कोरिलेशन क्या है? एक ऐसा स्टैटिस्टिकल टूल है जो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? वेरिएबल्स के बीच के अंदर जो क्लोजनेस है, कितनी ज़्यादा आपस में क्लोजनेस है, उस चीज़ को डिटर्मिन कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल करता है? वो करता है कोरिलेशन। अब हम डेफिनेशन करते हैं। तो डेफिनेशन, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन आता है अब जैसे ग्रेजुएशन एग्ज़ाम्स में वो पूरा आपका थ्योरी की फॉर्म में क्वेश्चन दे सकते हैं कि कोरिलेशन है क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स हैं, क्या क्या कोरिलेशन की डिग्रीज़ हैं, ठीक है। तो ये आपको फिर अच्छे से करके जाना पड़ेगा। और आप इसमें आप कह लीजिए, नो डाउट आप अपनी लैंग्वेज में सारी चीज़ें लिख सकते हैं, बट अगर कहा जाए कि आप इसमें किसी भी तरह की कहानियाँ नहीं बना सकते इन थ्योरी वाले क्वेश्चंस में, क्योंकि जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स होते हैं, चाहे अकाउंट्स की बात कर लें हम, चाहे स्टैट्स की बात कर लें हम, ठीक है, जो हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, इनकी थ्योरी हमें मतलब बिल्कुल भी हम कंसेप्ट से हट नहीं सकते। तो आपको जो चीज़ है, ठीक है, आगे हम टाइप्स पढ़ेंगे, डिग्रीज़ हैं, डिग्रीज़ में आप कोई भी अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं बना सकते। जो कोरिलेशन की डिग्रीज़ हैं आपको वो ही लिखनी पड़ेगी। मॉडरेट कोरिलेशन कौन सा होता है, हाईली कोरिलेटेड क्या होती है आइटम्स, लो कोरिलेशन में क्या वैल्यू आती है। तो और जो थ्योरी के अंदर प्रैक्टिकल जो आपके प्रैक्टिकल जो चैप्टर्स हैं, जैसे कोरिलेशन की थ्योरी होगी, रिग्रेशन की थ्योरी होगी, मीन मीडियन मोड की थ्योरी होगी, या प्रोबेबिलिटी की थ्योरी होगी। तो जो इन चाहे अकाउंट्स की बात करूँ, चाहे मैं स्टार्स की बात करूँ, इनकी थ्योरी भी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरह ही ट्रीट होती है। एंड यू कैन स्कोर फुल मार्क्स ऑल्सो इन दैट। अगर आपने बिल्कुल सही लिखा है तो कोई भी आपका 1 नंबर भी नहीं काट सकता। तो चलिए करते हैं डेफिनेशन। और स्टूडेंट्स एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, कई स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट रहता है कि मीनिंग और जो डेफिनेशन होती है इनके बीच में क्या डिफ्रेंशिएशन है। बेसिकली मीनिंग को हम अपने वर्ड्स में मोल्ड कर सकते हैं, बट जो डेफिनेशन होती है जो किसी पर्सन ने अपने वर्ड्स दिए हैं। अगर मैं कुछ बोल दूँ, मतलब जैसे इन्होंने यहाँ पर सिम्पसन और काफ्का का दिया हुआ है, कॉर्नर की दी हुई है, तो इन्होंने जो पर्सन्स ने खुद के वर्ड्स दिए हैं एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, हम इनको चेंज नहीं कर सकते। मीनिंग का मतलब होता है कि वी कैन मोल्ड दी क्रक्स ऑफ समथिंग इनटू आवर ओन वर्ड्स, बट वी कांट मोल्ड द डेफिनेशन। जो किसी पर्सन के वर्ड्स हैं वो किसी पर्सन के वर्ड्स ही रहेंगे। तो इसीलिए हम डेफिनेशन के साथ उस पर्सन का नेम भी यूज़ करते हैं। तो अगर आप डेफिनेशन पेपर में लिख रहे हैं तो आप डेफिनेशन तभी लिखिए अगर यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट पर्सनस वर्ड,
अगर आप सिम्पसन और काफ्का के आपको सारे वर्ड्स याद हैं, जैसे अभी यहाँ डेफिनेशन है, तभी आप लिखिए उसको पेपर में। अगर नहीं आती तो आप मत लिखिए, आप अपनी तरफ से किसी और राइटर का नाम और किसी और राइटर के वर्ड्स मत लिख दीजिए। क्लियर? इससे आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। तो चलिए हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं कोरिलेशन की। सिम्पसन और काफ्का की पढ़ते हैं। उन्होंने क्या दिया हुआ है, सिम्पसन और काफ्का ने बोला हुआ है कि जो कोरिलेशन एनालिसिस है, इट डील्स विद द एसोसिएशन बिटवीन टू एंड मोर वेरिएबल्स, कि दो और दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच का एसोसिएशन, कि आपस में दोनों बोल तो सेम चीज़ ही रहा है कि क्लोजनेस को ही मेजर करता है ये वेरिएबल्स की, लेकिन इसने वर्ड्स डिफरेंट यूज़ कर दिए। इसने क्या बोला है, टू या मोर देन टू वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशन को क्या करता है, कोरिलेशन डिफाइन करता है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू कॉर्नर। कॉर्नर ने क्या बोला है, इफ़ टू एंड मोर क्वांटिटीज वेरी इन सिंपैथी so that movement in one tend to be accompanied by corresponding movement in the other, they are said to be correlated। और कॉर्नर क्या कहता है, कॉर्नर कहता है कि अगर क्वांटिटीज़ में चेंज हो रहा है, जैसे वेरिएबल्स की क्वांटिटी में, दैट मीन्स जैसे इन्होंने बोला है कि एक की मूवमेंट हो रही है जिसकी वजह से दूसरे में भी क्या आ रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग मूवमेंट हो रही है। अगर ए बढ़ रहा है, ए में किसी भी तरह का चेंज आ रहा है और बी में भी मतलब कि चेंज आ रहा है, तो इट मीन्स बोथ हैव रिलेशनशिप अमंग देम। इसका मतलब ए और बी दोनों में रिलेशनशिप है, और उस रिलेशनशिप को कौन चेक करता है, कोरिलेशन चेक करता है। क्लियर हो गया? आपको जोन सी भी डेफिनेशन इजी लगे आप वो याद कर सकते हैं। अब देखिए यूटिलिटी ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन की यूटिलिटी, कोरिलेशन का क्या फ़ायदा है वो अब हम पढ़ेंगे। हम कोरिलेशन फर्स्ट पॉइंट में वो क्या कह रहा है, विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस वी कैन मेजर द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप इन वन फिगर बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स लाइक सप्लाई एंड प्राइस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। वही है कोरिलेशन की हेल्प से हम डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं वेरिएबल्स के बीच में। जैसे डिमांड और प्राइस के बीच में पढ़ लिया, सप्लाई और प्राइस के बीच में, इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में, ठीक है, किस तरह की एसोसिएशन है वो हम क्या कर सकते हैं, कोरिलेशन हेल्प की, कोरिलेशन एनालिसिस की हेल्प से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज वंस वी केम टू नो दैट टू वेरिएबल्स आर म्यूचुअली रिलेटेड देन वी कैन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ। अगर वो कहते हैं कि हमें पता लग गया कि x और y में क्या है, रिलेशनशिप है, बोथ आर एसोसिएटेड, अगर x में चेंज आ रहा है, सपोज x अगर बढ़ रहा है तो उसकी वजह से y क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगर सपोज ऐसे रिलेशनशिप हमें पता लग गया, और ये पता किसकी हेल्प से लगेगा, हमें कोरिलेशन की हेल्प से पता लगेगा, ठीक है। तो वो कहते हैं हम क्या चीज़ कर सकते हैं, हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फिर दूसरे के बेसिस पर, अगर हमें दोनों में से किसी एक की वेरिएबल की वैल्यू पता है, अब हमें पता है कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो बारिश आएगी, ठीक है, तो इसका मतलब आपस में दोनों में कोरिलेशन है, ठीक है। उसी तरह से हमें पता है डिमांड और प्राइस में, डिमांड अगर तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, ठीक है, हमें ये रिलेशनशिप्स पता लग गया कोरिलेशन की हेल्प से, ठीक है। अब देखिए कि अगर किसी एक वेरिएबल की मेरे को वैल्यू दी हुई है, सपोज़ प्राइस की वैल्यू दी हुई है कि 100 रुपये प्राइस है, और उसके बेसिस पर अगर मेरे को डिमांड निकालनी है तो मैं इजीली क्या कर सकती हूँ, फाइंड आउट कर सकती हूँ। जैसे आगे मैंने रिग्रेशन एनालिसिस की भी पूरी प्लेलिस्ट एक क्रिएट की हुई है। तो रिग्रेशन एनालिसिस में हम यही करते हैं कि अगर हमें पता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप है, एंड वी केम टू नो दैट कि वन वेरिएबल इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अदर वन इज़ योर डिपेंडेंट वेरिएबल, तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेसिस पर। उसमें हमारे पास क्या होती थी, रिग्रेशन इक्वेशंस होती थी। रिग्रेशन इक्वेशंस को फाइंड आउट करने के मेथड से हम रिग्रेशन इक्वेशन रिग्रेशन कोएफिशिएंट की हेल्प से भी करते थे, हम लीस्ट स्क्वायर मेथड भी था हमारे पास, तो हमने उसके अंदर ये सारा कुछ डिस्कस किया हुआ। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर हमें पता लग जाता है कि दो जो आपके वेरिएबल्स हैं वो क्या हैं, म्यूचुअली रिलेटेड हैं, तो हम एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे के बेसिस पर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये चीज़ हम किसके अंदर करते हैं, अपना रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर करते हैं। क्लियर हो गया? तो एक ये हमें कोरिलेशन का फ़ायदा मिल गया। तीसरा फ़ायदा है कि कोरिलेशन इज़ यूजफुल फॉर द इकोनॉमिस्ट एज दे कैन स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट वेरिएबल्स। और कोरिलेशन जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जिन्होंने पॉलिसीज़ बनानी हैं,
जिन्होंने रिसर्च करनी है उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, कैसे फ़ायदेमंद है? क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप है, उसके बेसिस पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड बना। तो लॉ ऑफ डिमांड बना, पहले उन्होंने जो रिसर्चर्स होंगे, इकोनॉमिक्स्ट होंगे, उन्होंने क्या किया होगा, रिसर्च की होगी, चेक किया होगा, कोरिलेशन की हेल्प ली होगी कि जो डिमांड और प्राइस हैं क्या आपस में कोरिलेटेड हैं कि नहीं है। तभी उन्होंने जो थ्योरी ऑफ डिमांड है वो क्या की होगी, ओरिजिनेट की होगी। नेक्स्ट इज इन बिजनेस ट्रेडर्स मेक द एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, सेल्स प्राइस एक्सेट्रा विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन एंड मेक एप्रोप्रिएट प्लान्स। अब वो नेक्स्ट में इन्होंने बताया कि जो बिजनेसमैन है, ठीक है, जो ट्रेडर है, वो क्या करता है, कॉस्ट, सेल्स, प्राइजेस, इनका एस्टिमेशन करता है। वो किसकी हेल्प से करता है, कोरिलेशन की हेल्प से करता है। अब उसे अगर पता है कि आने वाले टाइम में पल्सेस के प्राइस इंक्रीज़ होने वाले हैं, तो वो उसके बेसिस पर उसे पता है कि अगर प्राइस बढ़ेंगे तो उसको पता है कि इसका इफ़ेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, डिमांड। जो प्राइस और डिमांड का इफ़ेक्ट है उसने कोरिलेशन से चेकआउट कर लिया होगा कि दोनों आपस में रिलेटेड है। इसकी वजह से वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि आने वाले टाइम में पल्सेस की क्या डिमांड रहने वाली है। तो इस तरह से जो कोरिलेशन है वो हर फील्ड के अंदर क्या है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ इकोनॉमिस्ट या रिसर्चर्स को ही इससे हेल्प मिलती है, हर फील्ड के अंदर कोरिलेशन का इस्तेमाल होता है। क्लियर? नेक्स्ट इज योर टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 3 टाइप्स है कोरिलेशन की। फर्स्ट वन इज़ योर पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, सेकेंड वन इज़ योर लीनियर एंड कर्वीलीनियर कोरिलेशन, थर्ड वन इज़ योर सिंपल एंड पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। तो अब ये क्या कह रहे हैं हमें, हमारे पास कितनी कैटेगरीज हैं कोरिलेशन की? वी आर प्रोवाइडेड विथ 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज़ योर पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन, सेकेंड वन इज़ योर लीनियर कोरिलेशन एंड कर्वीलीनियर कोरिलेशन, थर्ड वन इज़ योर सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। अब टर्न आती है पॉजिटिव कोरिलेशन की। अब पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है? पॉजिटिव कोरिलेशन होता है जब दोनों वेरिएबल्स हमारे सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो हम बोलते हैं कि आपस में इनमें किस तरह का कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। जैसे इन्होंने बोला कि अगर देखो प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। या आपने थ्योरी ऑफ सप्लाई में पढ़ा हुआ है कि क्योंकि अगर प्राइस इंक्रीज़ करेगा तो प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा होगा और इसलिए सप्लाई भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है दैट इज़ नोन एज पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन होता है कि जब दो वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशन तो है, ठीक है, क्लोजनेस तो है, बट दे मूव इन अ ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर x बढ़ रहा है तो y कम हो रहा है, y बढ़ रहा है तो x कम हो रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। उस केस में आप दोनों वेरिएबल्स के बीच में किस तरह का कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है। जैसे डिमांड और प्राइस के बीच में, डिमांड अगर बढ़ रही है, अगर तो देखिए प्राइस अगर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो डिमांड क्या होती है, रिड्यूस होती है, एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट इज योर लीनियर कोरिलेशन। अब जो नेक्स्ट ही है हमारी टाइप है दैट इज नोन एज लीनियर कोरिलेशन। अब लीनियर कोरिलेशन क्या होता है? इफ द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ टू वेरिएबल्स x and y remains constant throughout, then they are said to be linearly correlated, like as when every time supply of commodity। देखिए लीनियर कोरिलेशन क्या होता है? लीनियर कोरिलेशन में इन्होंने बोला है कि जो दोनों वेरिएबल्स हैं x एंड जो भी चेंज हो रहा है x एंड y में, वो कांस्टेंट हो रहा है थ्रू आउट। मतलब जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे एक सप्लाई की एक कमोडिटी है, उसकी अगर सप्लाई राइज हो रही है 20% और प्राइस राइज हो रहा है 10%, तो सेम वे ही ये चलता रहता है। मतलब अगली बार भी 20% ही सप्लाई में इंक्रीज़ हुआ, 10% ही किस में हो रहा है। अगर वैसे तो दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है। आप जैसे अभी मैंने पिछला एग्जांपल दिया था कि सप्लाई में और प्राइस में कैसा है, पॉजिटिव है। सपोज़ मैं एक टाइम पीरियड में चेक कर रही हूँ, सप्लाई अगर 20% से बढ़ी, प्राइस भी 10% से इंक्रीज़ हो रहा है, फिर सप्लाई वापस से 20 से बढ़ रही है, प्राइस भी 10 से, फिर 20 से, फिर 10 से। मतलब जो इनका जो चेंज हो भी रहा है दोनों वेरिएबल्स में, वो कैसा चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है, सेम चल रहा है। तो इस तरह का जो कोरिलेशन होता है दैट इज़ नोन एज लीनियर। और लीनियर में बिल्कुल स्ट्रेट ही एक तरह से, अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली भी क्या करूँ,
करूं तो एक स्ट्रेट लाइन में ही ये क्या करेगा, मूव करेगा। लेकिन कर्वीलीनियर में ऐसा नहीं होता। जो इसकी सेकंड कैटेगरी है दैट इज नोन एज कर्वीलीनियर कोरिलेशन। कर्वीलीनियर कोरिलेशन में क्या होता है कि जो बीच चेंज हो रहा है दोनों वेरिएबल्स के बीच में दैट इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है। जैसे इन्होंने बताया हुआ है कि किसी टाइम पर 10% से चेंज हो रहा है, कभी 20 से हो रहा है, फिर 10 से हो रहा है, फिर 40 से हो रहा है, फिर 50 से, मतलब कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा दोनों वेरिएबल्स के बीच में, इट इज़ चेंजिंग इन डिफरेंट रेशियो। तो इस वजह से ये कौन सा आ जाएगा, आपका कर्वीलीनियर कोरिलेशन आ जाएगा। नेक्स्ट कम्स योर सिंपल पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। तो स्टूडेंट्स हमारे बीकॉम बीबीए के सिलेबस में सिंपल कोरिलेशन ही है। अगर हम बात करें, हम जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में आ जाएंगे एमकॉम में, तब आप पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन भी पढ़ेंगे। सिंपल कोरिलेशन क्या होता है, सिंपल कोरिलेशन है कि जब हम एट अ टाइम सिर्फ दो वेरिएबल्स को ही क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो सिंपल कोरिलेशन। अब सपोज मैं अगर आपको एग्जांपल दूं जैसे सप्लाई का, और मैं सप्लाई और प्राइस को ही पढ़ रही हूँ, अभी मेरे पास दो वेरिएबल हैं, एक है सप्लाई एक है प्राइस, तो ये मेरा कौन सा कोरिलेशन हो जाएगा, सिंपल कोरिलेशन हो जाएगा। अगर बात की जाए पार्शियल कोरिलेशन की, पार्शियल कोरिलेशन हमारा कौन सा होता है, जैसे when 3 or more variables are taken but the relationship between any two of the variables is studied assuming the other variables are constant। अब देखो स्टूडेंट्स ये क्या कह रहे हैं, पार्शियल कोरिलेशन में क्या होता है, सपोज हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, हमने 3 या 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स लिए, लेकिन हम स्टडी क्या कर रहे हैं, सिर्फ 2 वेरिएबल्स स्टडी कर रहे हैं और दूसरे बाकी वेरिएबल्स को कांस्टेंट लेकर चलते हैं। दिस इज नोन एज योर पार्शियल कोरिलेशन, ठीक है। अब देखो जैसे पार्शियल में एक बार दोबारा से आपको बता दूं, पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है, जैसे हमारे पास 2 या 2 से भी ज़्यादा, 3 या 3 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, और हम क्या करते हैं, उनमें से सिर्फ कितने सिलेक्ट करते हैं, 2 सिलेक्ट करते हैं, उनके बीच में हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, तो वो कौन सा होता है, पार्शियल कोरिलेशन होता है। बाकी वेरिएबल्स को मैं क्या मान के चलती हूँ, कांस्टेंट मान के चलती हूँ। जैसे इन्होंने बताया है, जैसे देखिए एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे टेम्परेचर है, ठीक है, हमारे पास जैसे 3 वेरिएबल्स हैं, जैसे मैं लेकर चलती हूँ, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, और उसके साथ हो गया रेनफॉल, और एक हो गया वीट यील्ड। अभी वीट का सीजन भी है, तो चलिए इसी के रिलेटेड हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब सपोज मेरे पास कितने वेरिएबल्स हो गए, 3 वेरिएबल्स हो गए, टेम्परेचर है, रेनफॉल है और वीट यील्ड है। नो डाउट जो वीट यील्ड का जो अच्छी अगर गेहूं की फसल होती है तो निर्भर नो डाउट रेन पे भी करती है, टेम्परेचर पे भी करती है। लेकिन अब पार्शियल कोरिलेशन के अंदर मैं क्या करूँगी, सपोज मैं ये मान लेती हूँ कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट ले लेती हूँ, और रेनफॉल और वीट यील्ड का रिलेशनशिप क्या करती हूँ, स्टडी करती हूँ। तो ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल है, ये हमारा एग्जाम्पल है सिंपल पार्शियल कोरिलेशन का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट कम्स योर मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन में हम क्या करते हैं कि 3 और मोर वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे वो एग्जांपल ले लो, जब मैंने क्या किया था, टेम्परेचर भी था, रेनफॉल भी थी और वीट यील्ड भी थी, तीनों का ही रिलेशनशिप आपस में स्टडी करती हूँ, तो ये किसका आपका परफेक्ट एग्जांपल है, मल्टीपल कोरिलेशन का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट कम्स योर कोरिलेशन एंड कॉजेशन। अब देखिए वो कहते हैं कि जो प्रेजेंस है हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन दोनों वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है, वो किन किन कारणों की वजह से हो सकती है, मतलब किन्हीं भी 2 आइटम्स के बीच में जो क्लोजनेस है, जो एसोसिएशन है, वो किन किन कारणों के बीच में कारणों की वजह से हो सकती है, कौन कौन से कॉजेस की वजह से हो सकती है, वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो कॉज है दैट इज म्यूचुअल डिपेंडेंस। म्यूचुअल डिपेंडेंस स्टूडेंट्स क्या होती है, जैसे आपस में 2 आइटम्स क्या हैं, म्यूचुअली क्या हैं, डिपेंडेंट हैं।
आप देखो जैसे डिमांड और प्राइस का ही ले लो, आपको पता है अगर प्राइस बढ़ेगा तो हम मांग उस चीज़ की डिमांड कम करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो आपस में दोनों चीज़ें क्या है, म्यूचुअली डिपेंडेंट है, ठीक है। तो उस वजह से आपस में क्या है, प्राइस और डिमांड में एसोसिएशन है। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया ड्यू टू प्योर चांस। प्योर चांस मीन सपोज मैं कोई भी, जैसे मेरे पास स्मॉल सैम्पल भी, जैसे एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में हम क्या करते हैं, सैम्पल्स बनाते हैं और इन सैम्पल्स को क्या करते हैं, फिर स्टडी करते हैं, जैसे रिसर्च में करते हैं, ठीक है। मैं वैसे आपको बता रही हूँ यहाँ पर, चलो सैम्पल्स जैसे ये छोटे छोटे बने हुए हैं, तो इन सैम्पल्स में से नो डाउट कोरिलेशन आपस में वेरिएबल्स के एसोसिएट होने के चांस होते हैं। लेकिन सपोज मैंने क्या किया हुआ है, जैसे ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन है, इसमें से रैंडमली मैंने कोई साइज कोई भी सैम्पल चूज़ कर लिया, इसमें आपस में सपोज वेरिएबल्स हैं, इनके इसके बीच में x है, y है, z बैठा हुआ है, आपस में x और y में सपोज बाय चांस ही क्या आ गया, दोनों आपस में एसोसिएट हो गए। तो इस तरह से क्या है, आप प्योर चांस की वजह से भी क्या हो सकता है, इनके बीच में कोरिलेशन हो सकता है कि मैंने तो रैंडमली क्या किया था, सैंपल सिलेक्ट किया था, अब उनके बीच में आ गया, तो क्या कर सकते हैं। तो प्योर चांस की वजह से भी आपस में वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन आ सकता है। और जो लास्ट इन्होंने बताया है, कोरिलेशन ड्यू टू एनी थर्ड फैक्टर। कोरिलेशन किसकी वजह से, किसी थर्ड फैक्टर की वजह से भी आप कह लीजिए कि उनके बीच में कोरिलेशन आ सकता है। जैसे देखो टी और राइस था, आपस में दोनों सपोज हमने ना कोरिलेशन की हेल्प से फाइंड किया कि दोनों में क्या है, रिलेशनशिप है, दोनों में एसोसिएशन है। टी की फसल भी बहुत ज़्यादा हुई है यील्ड, और राइस की भी बहुत ज़्यादा हुई है यील्ड, बट इनके बीच में जो एसोसिएशन हुई है टेम्परेचर की वजह से, रेनफॉल की वजह से, इनके बीच में एसोसिएशन, सब दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन आएगा, क्योंकि टी की भी जो यील्ड हुई है बहुत ज़्यादा हुई है, राइस की भी, बट जो इनकी यील्ड हुई है दिस इज़ ड्यू टू जो इनके बीच में एसोसिएशन हुई है। कई बार क्या होता है कि किसी तीसरे बंदे की वजह से, किसी तीसरे फैक्टर की वजह से इनके बीच में हुई है, और वो तीसरा फैक्टर इट कैन बी टेम्परेचर ऑल्सो, इट कैन बी रेनफॉल ऑल्सो। तो वो कहते हैं कि जो भी कोरिलेशन है आपस में दो फैक्टर्स के बीच में हुई है, दैट कैन बी ड्यू टू एनी थर्ड फैक्टर। जैसे मैं एक और आपकी लैंग्वेज में ही एग्जांपल देती हूँ, जैसे ए और बी क्या थे, फ्रेंड्स थे, ठीक है, ए और बी फ्रेंड थे। बी की एक और फ्रेंड थी सी, ठीक है, जो ए को नहीं जानती थी। एक बार बी इसको अपने साथ लेकर गई और ए से भी इन्होंने बात की, बाद में पता लगा ए और सी बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। लेकिन जो ए और सी में नो डाउट एसोसिएशन हुई है, वो किसकी वजह से हुई है, इस थर्ड पर्सन की वजह से हुई है। तो वो यही कह रहे हैं कि आपस में कोरिलेशन, आपस में वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशन और क्लोजनेस किसी थर्ड फैक्टर की वजह से भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी थ्योरी, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी डिग्रीज और स्टार्ट करेंगे करने, ठीक है, प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस के साथ। और अगर आज के टॉपिक में किसी को भी किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ले सकते हैं। इस वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ताकि आप घर बैठे इसकी थ्योरी को अच्छे से रिवाइज कर सके और अपने एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।